Hello everyone and welcome back to our channel. Today in this session we will discuss about the chapter number 11 of class 7, that is transportation in plants and animals. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start with our today's session, let us first revise what we have studied in the earlier one. तो पिछले सेशन में हमने ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू किया था. हमने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो है फ्लूइड कंपोनेंट और दूसरा है सॉलिड कंपोनेंट. जो फ्लूइड कंपोनेंट है वो है ब्लड प्लाज्मा, यानी कि जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है वो ब्लड का फ्लूइड कंटेंट है, यानी कि लिक्विड कंटेंट है. वहीं अगर हम सॉलिड कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं. सबसे पहले है आरबीसीज, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, और हम इन रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. जो दूसरी सेल्स हैं वो हैं वाइट ब्लड सेल्स. सिंपली हम इनको शॉर्ट में WBCs बोलते हैं. और इन वाइट ब्लड सेल्स का जो कॉमन नेम है वो है ल्यूकोसाइट्स. और जो तीसरी सॉलिड कंपोनेंट है ब्लड के अंदर वो है प्लेटलेट्स, और इन प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि ये हमारी ब्लड वेसल है. ब्लड वेसल क्या होती है? ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं और इन ट्यूब्स के थ्रू जो ब्लड है वो बहता है, और इन ट्यूब्स का पूरा एक नेटवर्क मौजूद होता है हमारे शरीर के अंदर. तो ये ब्लड वेसल से जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है इसके अंदर आरबीसीज हैं, WBCs हैं और प्लेटलेट्स हैं. ये जो तीनों हैं ये क्या हैं? सॉलिड कंपोनेंट हैं ब्लड का. वहीं जो प्लाज्मा है वो लिक्विड कंपोनेंट है हमारे ब्लड के अंदर. अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके. जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज़ प्लाज्मा. तो ये जो प्लाज्मा है ये हम जानते हैं कि ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है. ये नॉर्मली येलो कलर का होता है और इसके अंदर 90% पानी मौजूद होता है. अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या है. कि चलो हमने मान लिया कि वो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, इसके अंदर 90% पानी होता है, तो इस प्लाज्मा का काम क्या है? तो प्लाज्मा का काम है कि ये वाटर और जो बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि डाइजेस्टेड खाना, कोई भी वेस्ट मटेरियल, या फिर जो अलग अलग हार्मोन्स हैं वो, उनको हमारे शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाता है. द प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अब इन प्लाज्मा के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी मिलते हैं, और इनके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी पाए जाते हैं. तो ये तो थी प्लाज्मा के बारे में बात. अब हम पढ़ेंगे आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में, और इनका एक और नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स. द रेड ब्लड सेल्स are red in color due to the presence of red pigment called hemoglobin. अब ये जो RBCs हैं ये रेड कलर की होती हैं, यानी कि लाल रंग की होती हैं. क्यों होती है लाल रंग की? क्योंकि इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट मौजूद होता है, और उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन. और यही जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है.
कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को? हमारे लंग्स से लेके हमारे शरीर के बाकी सारी सेल्स तक ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इसके अलावा अब क्या होगा कि सेल्स को ऑक्सीजन मिल गई। अब ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होगा? सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा। कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होगा? हमने पिछले चैप्टर में 2 तरीके के रेस्पिरेशंस के बारे में पढ़ा था। जो पहला था वो था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और जो दूसरा था वो था इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो क्या होता है? ब्रीदिंग होती है। और ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब हमने ब्रीदिंग कर ली तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आ गई और अंदर आने के बाद हीमोग्लोबिन ने उसको हमारी अलग अलग सेल्स तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पे होगा दूसरे तरीके का रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। होता क्या है इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर कि सेल्स को जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो जो डाइजेस्टेड खाना है जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, तो ये जो ग्लूकोज है ये टूटने लगता है और इस ग्लूकोज के टूटने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है। अब एनर्जी का तो यूज़ किसने कर लिया? हमारे शरीर ने यूज़ कर लिया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बची, अब इसका क्या होगा? तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को सेल्स में छोड़ने के बाद जब वो वापस आता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ में लेके आता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कहाँ छोड़ देगा? लंग्स के अंदर छोड़ देगा। और लंग्स से जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो ये जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। अब ये जो आरबीसीज़ हैं ये बनती कहाँ पे हैं? तो आरबीसीज़ बनती हैं रेड बोन मैरो में। और ये जो रेड बोन मैरो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारी जो बोन्स हैं यानी कि हमारी जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर मौजूद होता है। और हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका एवरेज लाइफ स्पैन यानी कि ज़िंदा रहने का जो टाइम होता है वो लगभग 120 दिन के आसपास होता है। ये जो आरबीसीज़ हैं ये डिस्क शेप की हैं और इनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है। इसके अलावा अब हम जो अगला टॉपिक है हमारा दैट इज़ WBCs, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनसे पहले एक बार हम डू यू नो के बारे में भी देख लेते हैं। The RBCs are made at a very fast rate about। अब ये जो RBCs होती हैं ये बहुत ही जल्दी बनती हैं कि ये 1 सेकंड के अंदर 2 मिलियन RBCs बन सकती हैं। So when we donate blood to save the life of a person, the loss of blood from our body can be recovered quickly within a day। तब हमने ये चीज़ देख ली कि ये जो RBCs हैं ये बहुत जल्दी बनती हैं, तो इसी वजह से हमें हमारा जो ब्लड है वो डोनेट करना चाहिए, यानी कि हमारा जो खून है उसको दान देना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जितने भी अब ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगते हैं, अगर इनके अंदर हम हमारा ब्लड डोनेट करते हैं किसी भी लाइफ को बचाने के लिए या फिर किसी भी इंसान को बचाने के लिए, तो जितना भी ब्लड हमने उसको दिया है उस ब्लड की जो कमी है वो हमारे शरीर एक ही दिन में पूरी कर लेता है। इसीलिए हमें हमेशा हमारा जो ब्लड है वो डोनेट ज़रूर करना चाहिए। अब जो दूसरी सेल्स हैं वो है वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम WBCs या फिर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। The white blood cells are colorless, irregular shaped cells। तो ये जो WBCs हैं ये कलरलेस होती हैं
कलरलेस का मतलब है कि इनके अंदर कोई भी कलर मौजूद नहीं होता है और ये इर्रेगुलर शेप की होती हैं, यानी कि इनका कोई एक पर्टिकुलर शेप भी नहीं होता है। वहीं जब हमने आरबीसीज़ की बात करी थी तब हमने पढ़ा था कि आरबीसीज़ डिस्क शेप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर बट बिगर इन साइज देन आरबीसीज़। तो ये जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं इनका नंबर भी कम है, यानी कि ये हमारे ब्लड के अंदर कम मौजूद होती हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है वो आरबीसीज़ से ज़्यादा होता है। The main function of WBC is to fight against germs that enter our body and protect us from diseases. तो अब ये जो WBCs हैं इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि जितने भी जर्म्स यानी कि जितने भी कीटाणु हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं ये उनसे लड़ते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सी सेल्स हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाती हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? WBCs, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। अब जो तीसरी और लास्ट सेल्स हैं जो कि हमारी ब्लड के अंदर मिलती हैं वो हैं प्लेटलेट्स, और इन प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। The platelets are colorless, round, tiny cells formed in the bone marrow. तब ये जो प्लेटलेट हैं ये भी कलरलेस होती हैं, यानी कि इनके पास कोई भी कलर मौजूद नहीं होता है और इनका जो साइज़ है वो कैसा है? राउंड है। ये राउंड शेप की स्ट्रक्चर में मिलती हैं और बिल्कुल छोटी छोटी सेल्स होती हैं ये। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये बनती कहाँ हैं? ये बोन मैरो के अंदर बनती हैं। इफ़ अ पर्सन गेट इंजर्ड देन द ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कट और वाउंड एट द साइट ऑफ इंजरी। तो अगर किसी भी इंसान को अगर कभी चोट लग जाती है और चोट लगने से क्या होता है कि उस जगह से खून बहने लगता है। अब उस जगह से खून बहेगा तो क्या हो सकता है? द बॉडी कांट अफोर्ड टू लेट ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी। अब हमारा शरीर ये तो नहीं मान सकता कि उसके शरीर से ब्लड निकल जाए, क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया हो सकता है, और अगर हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे होगा क्या? क्योंकि हमें इस खून के बहाव को तो रोकना पड़ेगा। सो आफ्टर सम टाइम अ डार्क रेड क्लोट इज़ फॉर्म्ड विच प्लग्स द कट एंड ब्लीडिंग स्टॉप। तो अब क्या होता है कि अगर हमें कभी भी चोट लगी है और वहाँ से खून बह रहा है तो इसके कुछ टाइम बाद में ही वहाँ पे हमें एक रेड कलर का क्लोट मिलता है, यानी कि वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है और रेड रेड कलर के थोड़े से क्लॉट देखने को मिलते हैं, और इन्हीं क्लोट की वजह से हमारा जो खून बहना है वो बंद हो जाता है। हमने बहुत बार देखा है कि अगर हमें कभी छोटी सी भी चोट लग जाती है तो उसके बाद जब वहाँ से ब्लीडिंग होती है तो कुछ ही टाइम बाद में वहाँ पे वो जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाता है। तो अब ये जो ब्लड बहना बंद हुआ है ये किस चीज़ की वजह से हुआ है? ये प्लेटलेट्स की वजह से हुआ है। द ब्लड क्लोट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। और ये जो ब्लड क्लोट बना है ये किसकी वजह से बना है? ये जो हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स मौजूद हैं इनकी वजह से ये जो खून बहना है वो बंद हुआ है।